अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास बशीर। आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूं कि जब हज़रत अली से किसी ने पूछा ना कि अज़ाब और आजमाइश में क्या फ़र्क है, तो हज़रत अली ने कहा कि जो आजमाइश है, जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो अगर तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो उसको हम कहते हैं आजमाइश। लेकिन अगर वो भटक जाता है अपने रास्ते से तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो उस पर अज़ाब आए। तो जब भी आप पे कोई मुश्किल वक़्त आए तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करें ताकि आप अज़ाब इलाही से बच सकें। प्रोटीन का जो हमारे पास टॉपिक है, इसके अंदर मैं शुरू में आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा या इसका ओवरव्यू कह लें, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट्स की शक्ल में आपको बताता हूं, तो ये होते हैं हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड से बने हुए ये कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र इन एलिमेंट से मिलकर ये बने होते हैं। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि ये पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, यानी अमाइनो एसिड से मिलके ये बने होते हैं। यानी एक अमाइनो एसिड है, दो अमाइनो एसिड या तीन, ये आपस में मिलते हैं जब, तो फिर ये अमाइनो एसिड तो प्रोटीन बनती है। तो इसके बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड से ये मिलके बने होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं वो 10,000 अमाइनो एसिड से ज़्यादा से मिलके बनी होती हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटीन्स है यानी मोस्टली जो प्रोटीन है वो मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं। इससे अगला हमारे पास पॉइंट जो है वो है ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स अमाइनो एसिड्स। अब आप देखें तो अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई है, तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइनो एसिड इससे यील्ड होंगे ना। यानी जब आप देखें एक दीवार है तो वो ईंटों से बनी हुई है, तो जब आप उसको तोड़ेंगे तो उससे ईंटें ही निकलेंगी ना। तो इसी तरह ये हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं ये बनी हुई हैं अमाइनो एसिड से। तो जब आप इसको तोड़ते हैं यानी इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसके अंदर वाटर ऐड करके इनको हम तोड़ते हैं, तो हमें क्या हासिल होता है? अमाइनो एसिड्स। इसके बाद हम अगला जो इसका पॉइंट है वो देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है। जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है, उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखने तो नहीं लगा क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। जब ये हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो आई होप आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी। इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं। इससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि नॉन बोनी स्ट्रक्चर जो हमारे जिस्म का होता है वो बना होता है प्रोटीन का। नॉन बोनी स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, यानी आपका जिस्म के अंदर जो हड्डियाँ हैं यानी बोन्स हैं, उसके अलावा जो आपका स्ट्रक्चर है, मोस्टली जो फ्रेमवर्क आपके जिस्म का बना हुआ है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। इसी से रिलेटेड हमारा अगला भी पॉइंट है कि जो ड्राई वेट होता है हमारे जिस्म का, 50% ड्राई वेट बना होता है प्रोटीन का। इसका क्या मतलब है कि जब आपका जिस्म से हम पानी निकाल लें, जिस्म इंसानी जिस्म या कोई भी जानदार का जिस्म है, उसमें से हम जब पानी निकाल लेते हैं तो 50% जो ड्राई वेट होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इससे आगे हम देख लेते हैं कि ये पाई किन किन के अंदर जाती है प्रोटीन्स। एक तो हमें पता चल गया ना कि नॉन बोनी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि और कहाँ पे ये पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन वूल, उसके बाद ये फीदर्स के अंदर पाई जाती है, यानी जो पर होते हैं ये जो परिंदों के। इसके बाद हमारे पास ये हेयर्स के अंदर पाई जाती है, यानी बालों के अंदर पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास ये मसल्स के अंदर पाई जाती है, और ये हमारे पास जो नेल्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो ये प्रोटीन इन चीज़ों के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ये हमारी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर भी ये पाई जाती है प्रोटीन। तो इनको हम फाउंड कर सकते हैं, यानी हमें ये मिल सकती है कहाँ से? वूल से, फीदर से, हेयर से, मसल्स, नेल्स और स्किन से। अमाइनो एसिड्स के अंदर हम इसका जनरल फार्मूला देखेंगे मोस्टली के जनरल फार्मूला इनका क्या होता है। अगर आप देखें तो इसके अंदर कार्बन जुड़ी होती है हाइड्रोजन के साथ, एक साइड पे इस पे रेडिकल जो होता है
और इस पे एक साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। सॉरी, ये NH2 होता है। अब इसमें जो इसका अमाइनो एसिड नाम है वो भी इसी के अंदर से ही हम ड्राइव करते हैं कि ये देखें तो आप, ये एसिड है, एसिड ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है, तो इसी से इसका नाम होता है अमाइनो एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसको हम अगर आप देखें तो ये इस तरह से मौजूद होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिख लें, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, तो फिर भी ये गलत नहीं है, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरे हमारे पास होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी और नॉन इसेंशियल का मतलब होता है जो गैर ज़रूरी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये अमाइनो एसिड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है या गैर ज़रूरी हैं। इसका ये मतलब है कि जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है ये हमारा जिस्म खुद से प्रिपेयर कर रहा है, तो हमें ये बाहर से खुराक के तौर पर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इनको नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। क्योंकि ये टोटल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड होते हैं और 20 में से 10 जो अमाइनो एसिड होते हैं हमारा जिस्म खुद से प्रिपेयर कर रहा होता है, तो हमें बाहर से खुराक से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। और जो बाकी 10 अमाइनो एसिड्स हैं वो क्योंकि हमारा जिस्म खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहा, तो खुराक के अंदर आपको वो लेने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस तरह से अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन हम आगे देखते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं एक दफ़ा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, जो अभी हमने इसका जो जनरल फार्मूला पढ़ा है अमाइनो एसिड का, कि इसमें कार्बन के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे रेडिकल और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप और एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। इसको हमने थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, यानी इसको थोड़ा हम चेंज करें इसकी ज्योमेट्री। तो वो किस तरह से करेंगे, अगर आप देखें ये इसको हम इस तरह से लिख लें HNH, तो ये NH2 ही है, ये NH2 ही है हमारे पास, और ये किसके साथ अटैच है, ये कार्बन के साथ अटैच है। इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, तो आप देखें तो ये हमने सीधा सीधा इसको हाइड्रोजन लिख लिया। इसके बाद ये R है, तो ये भी कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको अगर हम इस तरह नीचे लिख लें तो फिर भी इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके बाद ये कार्बन के साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इस तरह से अगर हम लिख लें तो ये गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हमने जब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन पढ़ना है तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो इसको मैं एक दफ़ा रिमूव करता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अब ये आपने इस तरह से HNH, उसके बाद कार्बन, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, ये R ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। और आपने क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलकर ये बनाते हैं प्रोटीन, तो आपने एक और अमाइनो एसिड यहाँ पे लिखना है HNH, उसके बाद ये CHR, उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास मौजूद आ गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इस तरह से होती है कि ये OH और ये H मिलकर बनाते हैं वाटर, और ये यहाँ से रिमूव होते हैं, तो फिर ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है, जो मैंने आपको बताया था कि पेप्टाइड लिंकेज होता है, यानी दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज, और उसी के ज़रिए ये मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरह से ये क्या निकलेगा, इससे पानी निकलेगा, पानी का एक मॉलिक्यूल, और ये होता क्या है डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, यानी वाटर रिमूवल इसके अंदर होगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख लें HNH CHR C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O, ये मैंने अभी तक ये सारा सेम वही लिखा है। इसके बाद मैं ये लिखूँगा N, ये अगर आप N देखें तो ये वाला N है हमारे पास, क्योंकि H और OH तो यहाँ से रिमूव हो गए, तो ये हमारे पास बाकी क्या बच गया था N, और उसके साथ H, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये R हमारे पास आ गया, और इसके साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास मौजूद आ गया। अब इसके अंदर ये जो ये NH है, तो ये जो हमारे पास मौजूद है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इस लिंकेज के ज़रिए जुड़ के हज़ारों अमाइनो एसिड आपस में मिलके प्रोटीन्स बनाती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो प्रोटीन है हमारे पास, उनके सोर्सेज क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। प्रोटीन्स की सोर्सेज और यूजेस में आप लोगों ने ये 5 इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला तो जो है वो एनिमल प्रोटीन्स, दूसरा हमारे पास है एंजाइम्स, तीसरा हमारे पास है हाइड्स, चौथा हमारे पास है बोन्स, और पांचवा हमारे पास है प्लांट्स। ये 5 पॉइंट अगर आप लोगों ने याद रख लिए तो ये 5 जो सोर्सेज हैं और यूजेस आप लोगों को याद रहेंगे आसानी से।
एनिमल प्रोटीन अगर देखी जाए तो इसमें मोस्टली मीट होता है। मीट में हमारे पास चिकन है या फिर मटन है, बीफ है हमारे पास, या फिर फ़िश है। इनके अंदर ये एनिमल प्रोटीन पाई जाती है। मोस्टली ये ह्यूमन बींग्स फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा पॉइंट, वो है एंजाइम्स। तो एंजाइम जो हैं वो मोस्टली हमारे जो सेल्स हैं वो खुद से ही बना रहे होते हैं और ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं हर रिएक्शन के लिए। अब ये मुख्तलिफ रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं यानी उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं और हर रिएक्शन के लिए ये अलग से होते हैं। और ये कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए यानी ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं और ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं खालें। तो खालें जो होती हैं वो भी प्रोटीन्स ही होती हैं और टैनिंग के ज़रिए इनको लेदर में तब्दील किया जाता है। और लेदर आपको पता है कि शूज़ बनाने के लिए, जैकेट्स बनाने के लिए और स्पोर्ट्स आइटम बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बोन्स। तो बोन्स में भी प्रोटीन्स पाई जाती है और जब इनको हम हीट करते हैं तो इससे जेलेटिन यानी जेली जो होती है वो हासिल होती है और वो आपको पता है कि कलरलेस, नॉन फ्लेवर्ड, ट्रांसलूसेंट एक मटेरियल होता है और ये मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स के अंदर यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास है प्लांट्स। ये तीसरे चैप्टर के अंदर जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे उनकी सोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं ये किस तरह से प्रोटीन इनसे हम हासिल कर सकते हैं कि जो पल्सेस और बीन्स हैं यानी दालें और जो फलीदार पौधे हैं उनसे ये प्रोटीन्स हासिल होती हैं और ये हम इंसान जो हैं वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें, मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।